नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सुहागिनी कहानी का सारांश एवं समीक्षा देखेंगे। इसमें हम कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य को देखेंगे। इस कहानी के लेखक सलेश मटियानी हैं। आइए अब इस कहानी का सारांश और समीक्षा हम देख लेते हैं। सुहागिनी कहानी का सारांश और समीक्षा इस प्रकार है। कहानी समाज और लोक छवि के विविध पक्षों को उजागर करती है। हमारा समाज विभिन्न सामाजिक मान्यताओं और लोक परंपराओं के अनुसार चलता है और स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके बावजूद स्त्री की सामाजिक स्थिति पुरुषों से कमतर मानी जाती हैं। हमारे समाज में बहुत से रीति रिवाज ऐसे हैं जो स्त्री की स्थिति को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो स्त्री की दयनीय स्थिति होती है उसको हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं। प्रस्तुत कहानी में पदावती के माध्यम से स्त्री की इसी दशा को उजागर किया गया है। सुहागिनी कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों और विसंगतियों का विश्लेषण लेखक द्वारा किया गया है। हिंदी कथा साहित्य में आंचलिक कथाकार के रूप में एक विशिष्ट पहचान रखने वाले श्री सलेश मटियानी जी का जन्म बाड़ेछीना अल्मोड़ा में हुआ था। बाड़ेछीना अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। मटियानी जी ने अपनी अधिकांश कहानियाँ और उपन्यासों में समाज में व्याप्त कुरीतियों और विसंगतियों को अपना विषय बनाया है। आइए अब कहानी की कथावस्तु हम देख लेते हैं। सुहागिनी कहानी। प्रस्तुत कहानी की नायिका पदावती, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में रहती है, वह दिखने में बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए 45 वर्ष की उम्र तक भी उसका विवाह नहीं हो पाने के कारण इस दशा में उसका विवाह एक ताम्र कलश के साथ कर दिया जाता है। ताम्र यानी कि तांबा का जो कलश होता है उसके साथ। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार जरूरी माना जाता है। यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो पाता है तो उसके लिए घट विवाह की परंपरा है। घट विवाह यानी घड़े की विवाह जो परंपरा है, यह परंपरा देश के अनेक हिस्सों के साथ साथ उत्तराखंड में भी प्रचलन में है। पदावती के बड़े भाई साहब जब बहुत बीमार हो जाते हैं तब उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि पदावती का विवाह नहीं कर पाने की स्थिति में बड़ा भाई अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पाने की दशा में आत्मग्लानि से भर जाता है, जिसके कारण बड़ा भाई उत्तरदायित्व को ना निभाने का जो दर्द है उसे समझते हुए अपने आप को पाप का भोगी और परलोक में ईश्वर का दोषी मानकर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। भाई के अनुरोध पर पदावती इस विवाह को करने के लिए अनिच्छा के बावजूद भी तैयार हो जाती है। घड़े के साथ उसका विवाह करने की बात कही जा रही है। पदावती का विवाह घड़े के साथ होने के बाद वह धीरे धीरे घड़े को ही पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। विवाह के बाद पदावती सुबह उठकर घड़े को धोकर उसे सजाती है। एक दिन भाई का बेटा उसमें पेशाब कर देता है, जिससे वो बहुत आहत होती है। घड़े को पति जैसा दर्जा दिए जाने पर भाभी उसे छेड़ भी दिया करती थी। पदावती को लगता है कि भाभी इस उम्र में भी ऐसे मजाक क्यों कर रही है। एक दिन वह बहुत तबीयत खराब होने पर भी वह घड़े को लेकर आ रही होती है। अचानक वह फिसल जाती है और उसके हाथ से घड़ा नीचे गिर जाता है और पिचक जाता है, जिस पर पदावती बहुत विलाप करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि घड़ा उसका जीता जागता पति है।
इस पर जब गांव वाली एक स्त्री और उसकी भाभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो पदावती उस महिला को चरित्रहीन और अपनी भाभी को विधवा होने का ताना देती है। कहानी का विकास घटना के विकास के साथ ही नहीं वरन पुरानी स्मृतियों के साथ होता है, जिनमें पदावती की भाभी का यह कथन, लल्ली बहुत सकून के गीत गाती हो तुम, और इतना मधुर मीठी आवाज़ कि लगता है कि तुम सिर्फ सकून के गीत गाने के लिए ही जन्मी हो, सुनने के लिए नहीं। यहाँ पर उसकी भाभी जो है उसके विवाह ना होने पर उसको ताना देती है, जो उसके हृदय को आघात पहुँचाता है। या फिर गंगा सिंह का हेड मास्टर का आसक्ति के साथ पदावती को घूरना, बातों बातों में उसको छूना, उसके बावजूद आत्म प्रताड़ना का भाव, पदावती का हाथ पकड़ने की कोशिश करने पर अपना हाथ छुड़ा लेना और गंगा सिंह का बोराजू कहकर बातें बंद कर देना आदि घटनाओं के माध्यम से कथा का विकास होता है। उक्त घटनाओं का स्मरण कहानी की मूल संवेदना को चरम पर पहुंचा देता है, जिसकी चरम परिणति ताम्र कलश के साथ विवाह के बाद उसे एकदम अपने पति मान लेना की घटनाओं से विकसित होती है, जिससे वह कलश की सेवा तो करने लगती है वरन अपने आप को साध्वी और पतिव्रता होने का भाव मुखरित रूप से अभिव्यक्त करने लगती है। यह पदावती की जीवन की परिणति है। पति का वास्तविक सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन विवाह का आडंबर उसे स्वयं विवाहित मान लेने का भ्रम जरूर पैदा कर लेता है। यही पदावती के जीवन की विडंबना भी है और परिणति भी है। हमारे समाज में आज भी कई स्थानों पे ऐसा किया जाता है, या तो बाल विवाह किया जाते हैं या बढ़ती उम्र में किसी लड़की का विवाह नहीं हो पाता है तो उसका विवाह या तो पेड़ से कर दिया जाता है या घड़े से कर दिया जाता है। तो जो स्त्री है जो जिसकी शादी पेड़ या घड़े से हुई है तो वो उसे पति के रूप में ही पूजने लग जाती है, जैसा इस कहानी में बताया गया है। आइए अब इस कहानी का पात्र एवं चरित्र भी हम देख लेते हैं। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोषों से उनके चरित्र चित्रण को समझा जा सकता है। चरित्र कथा के विकास और संवेदना को मुखर करने में चरित्र सहायक होते हैं। इस कहानी में चरित्रों की संख्या सीमित है तथा कहानी उद्देश्यपूर्ण है। पदावती सुहागिनी कहानी की नायिका है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन पदावती के चरित्र को समझने के लिए कहानी के अन्य चरित्रों को भी समझना नितांत जरूरी है। इसमें पदावती और उसकी भाभी गंगा सिंह हेडमास्टर, यह सभी पात्र पदावती के चरित्र एवं कथा विकास में सहायक है। सुहागिनी कहानी की मुख्य पात्र पदावती हैं। कहानी में धर्म, समाज, पारिवारिक व पारंपरिक मान्यताएं पदावती के जीवन मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। उम्र के साथ साथ परिस्थिति के बदलाव के अलावा पदावती के चरित्र में और कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेखक ने घट विवाह की परंपरा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्थिति तथा उससे होने वाले प्रभाव और स्त्री की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने के लिए पदावती के चरित्र के माध्यम से कहानी को रचा है। ये रचा, सॉरी गलती हो गई, गलत यहाँ पर लिखा गया है, ये रचा है, जिसमें लेखक सफल भी हुआ है। कहानी का अब शीर्षक भी हम देख लेते हैं। कहानी का शीर्षक सुहागिनी है। कहानी के मूल तत्व के अनुरूप है, यानी कि जो अभी हमने कहानी का जो वाचन किया है उसके अनुरूप जो सुहागिनी कहानी है उसका शीर्षक तो मुझे उपयुक्त ही लग रहा है। आइए अब लेखक की क्या अवधारणा है वो भी हम देख लेते हैं। हमारे सामाजिक मान्यताओं में स्त्री का सुहागिनी होना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो अथवा जिसके पति की मृत्यु हो गई हो उन्हें कमतर माना जाता है। सुहागिनी स्त्री को पति की मान, मर्यादा, संरक्षण और सुख प्राप्त होता है, लेकिन विवेच्यकालीन कहानी में पदावती को इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मात्र वह सुहागिन होने का ढोंग करती रही। इस तथ्य के आधार पर शीर्षक सार्थक और सत्य प्रतीत होता है। कहानी शीर्षक इसी विडंबना को उजागर करता हुआ प्रतीत होता है।
आइए अब इस कहानी में जो देश काल है, वातावरण है, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं वो भी हम देख लेते हैं। कहानी में वास्तविकता का पुट देने के लिए देश काल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। मटियानी ने सुहागिनी कहानी को स्वतंत्रता के बाद लिखा है। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कहानियों में विषय वस्तु के हिसाब से एक स्पष्ट वर्गीकरण महानगरी, शहरी एवं ग्रामीण जीवन का बोध कराता है। सलीस मटियानी की अधिकांश कहानियाँ ग्रामीण परिवेश से जुड़ी होती हैं। सुहागिनी कहानी की पृष्ठभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां अभी भी पारंपरिक मान्यताओं ने अपना स्थान बनाया हुआ है। कहानी में वर्णित कुमाऊनी पृष्ठभूमि के अचल के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सुहागिनी कहानी में इन सभी भावों का मूर्त रूप दिखाई देता है। परिवेश विशेष को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानियों को आंचलिक कहानियों की श्रेणी में रखा जाता है। इस दृष्टि से सलीस मटियानी की सुहागिनी कहानी को आंचलिक कहानी की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब कहानी के संवाद भी हम देख लेते हैं। कहानी में वर्णन और संवाद दोनों ही अपने अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो कहानी की सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं। प्रस्तुत कहानी में सलीस मटियानी के संवाद कहानी के अनुरूप हैं, जो अत्यंत प्रभावशाली हैं। ताम्र कलश के साथ पदावती का विवाह प्रसंग अथवा कलश का पिचक जाने पर पदावती का विलाप करना, गंगा सिंह हेडमास्टर का पदावती से बौजू कहना, सभी प्रसंगों का वर्णन पाठक के सामने इस सजीव चित्र का बिंब बना देता है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं। इनके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य मनोभावों को प्रकट किया जा सकता है। सुहागिनी कहानी में संवाद पात्रों की भाषा, समय और परिस्थिति के अनुकूल है। कहानी का परिवेश और कथ्य बहुत अधिक विस्तृत नहीं है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित है। इस कहानी का एक संवाद हम देख लेते हैं। बौजू, इस वृद्ध अवस्था में मुझे सुहागिन बना दो। और एकदम भरने के बाद औंधी पड़ी तांबे की कलसी जैसे छलछलाती ही चली गई थी, बिलखती ही गई थी, हे राम हे राम हे राम। बहुत ही प्रभावशाली संवाद है, जिसमें भाई की व्यथा की अनुभूति पदावती की वृद्धावस्था में विवाह व तांबे के कलश के साथ सामाजिक परंपरा और खोखली सामाजिक व्यवस्था के भाव को प्रस्तुत करती है, जो उपरोक्त कथन में अभिव्यक्त होता है, जो कहानी को और ज़्यादा मार्मिक बनाता है, जिससे मनोभाव एकदम सजीव हो उठते हैं। अब कहानी की भाषा शैली भी हम देख लेते हैं। कहानी की भाषा देश काल और वातावरण के अनुसार लिखी गई है। भाषा में बहुत अधिक जटिलता नहीं है। क्षेत्र के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में विषय को हृदयग्राही बनाने की क्षमता दृष्टिगोचर होती है, जिससे कहानी में काव्यात्मकता आई है। कहानी में पृष्ठभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र होने के कारण भाषा में कुमाऊनी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग मिलता है। सामान्य संस्कृत भाषा का भी प्रयोग यदाकदा हुआ है, लेकिन भाषा सरल है। इसके साथ ही कहानी में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी शैली भी हम देख लेते हैं। सुहागिनी कहानी में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कहानी में एक घटनाक्रम चलता रहता है और उसके साथ साथ उस घटना से जुड़ी कोई याद भी चलती रहती है, जिससे कहानी की मार्मिकता बढ़ जाती है। यह कहानी के कथ्य के अनुरूप ही है। कहानी में पूर्व दीप्ति शैली चमत्कार पैदा करती है। इस शैली का प्रयोग कहीं कथा के विकास को आगे बढ़ाता है, तो कहीं भावों को उजागर करता है। पूरे कथ्य के अनुरूप ही शैली का प्रयोग हुआ है। इससे कहानी अधिक प्रभावशाली हो गई है। अब कहानी का उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। रचनाकार की दृष्टि से और कहानी का प्रतिपाद सुहागिनी कहानी का कथ्य पदावती की बड़ी उम्र तथा अविवाहित रह जाने पर धार्मिक मान्यता के अनुसार विवाह अनिवार्य होने के कारण ताम्र कलश के साथ विवाह करना, जो एक धार्मिक आडंबर पर आधारित है। विवाह न हो पाना अपने आप में ही एक अभाव का घोतक है
उस पर घड़े के साथ विवाह करना, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ एक काल्पनिक पुरुष के साथ, कितना त्रासदी है। इसकी सघन अनुभूति और पीड़ा को लेखक ने बहुत गहराई से इन सभी सामाजिक विसंगतियों को कहानी के माध्यम से उकेरा है। हमारे समाज में सामाजिक विपन्नता, जहाँ किसी कन्या का विवाह ना होने के कारण वहीं धार्मिक दृष्टि से विवाह होना नितांत आवश्यक है। पाप का भागी बनने से बचने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू कन्या का विवाह आवश्यक है। कहानी केवल मनोरंजन या आत्मकथा कहने के लिए नहीं होती, उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमारी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक विषमताओं को उजागर किया गया है। सामाजिक रीति रिवाज तथा नेताओं की बेड़ियों में जकड़े समाज की विषमता को लेखक द्वारा भरा गया है, जिसमें जाति, धर्म और लिंग भेद को रेखांकित किया गया है। कहानियाँ सोचने पर विवश करती हैं कि किस प्रकार इनके कारण हमारा समाज विकासग्रस्त हो रहा है। पदावती उच्च कुल में जन्म लेने, नैतिकता और धर्म के बंधन के कारण स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाती और कुंठित हो जाती है। उसकी यह कुंठा ताम्र कलश को पति रूप मानते हुए तरह तरह की कल्पना और अपने अस्तित्व और प्रतिबद्धता होने के झूठे दम के रूप में दिखाई देती है। इससे उजागर करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें लेखक को पूर्णतः सफलता मिली है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।